बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और गुड हेल्थ में होंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर इब्राहिम। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। आज हम देखेंगे कि हमारे पास अगर एक वेक्टर स्पेस है तो हमने उसके अंदर जो वेक्टर्स पढ़े उनको चेक करना है कि वो जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, तो उनको हम कैसे चेक करेंगे, आज हमने इसको देखना है। तो सबसे पहले उसके लिए हमारे पास डेफिनेशन जो यूज़ होनी है वो हमारे पास जो हमने लीनियर कम्बिनेशन यूज़ करते हैं उसकी डेफिनेशन यूज़ होनी है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर ओवर अ फील्ड एफ। ठीक है, हमारे पास वी जो है कोई वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड एफ के ऊपर, एंड v1 v2 अप टू सो ऑन vn बिलोंग टू सेट ऑफ, जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है उसके ये एलिमेंट्स हैं आर वेक्टर्स, एंड अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा n बिलोंग टू, हमारे पास जो है ये सेट ऑफ फील्ड से बिलोंग करते हैं। देन एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस अप टू सो ऑन अल्फ़ा n vn, इसको हम कहते हैं लीनियर कम्बिनेशन। और इसी लीनियर कम्बिनेशन को अगर हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हमने लिया है वी में से, वो सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। तो अब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो लीनियर कम्बिनेशन बनेगा उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना है। इफ़ हमारे पास यहाँ पे केस नंबर 1 है कि अगर हमारे पास ये जो अल्फ़ा आइज़ हैं तमाम जो हमारे पास फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, अगर ये हमारे पास तमाम अल्फ़ा आइज़ फॉर ऑल अल्फ़ा आइज़ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर हमारे पास इस एक्सप्रेशन 1 के लिए, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 लीनियर कम्बिनेशन को ज़ीरो के इक्वल पुट किया है, इस एक्सप्रेशन नंबर 1 के अंदर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा n जितने भी हमारे पास स्केलर्स आ रहे हैं वो तमाम स्केलर अगर हमारे पास ज़ीरो के इक्वल हो जाएं, देन हमारे पास ये जो सेट लिया था हमने वेक्टर्स का v1 v2 अप टू सो ऑन vn इज़ कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अगर हमारे पास इन अल्फ़ा आइज़ के अंदर तमाम ये जो अल्फ़ा आइज़ हैं ये हमारे पास इनकी हम वैल्यू निकाल लें और वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये जो सेट हमने लिया था ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स था। केस नंबर 2 में हमारे पास ये है इफ़, अगर ये तमाम अल्फ़ा आइज़ 1 के अंदर, इफ़ यहाँ पे हम लिख लेते हैं अल्फ़ा आइज़ इन 1, इफ़ अल्फ़ा आइज़ बिलोंग टू एफ इन 1, हमारे पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा n जो हमारे पास फील्ड के एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो अगर ये तमाम अल्फ़ा आइज़ फॉर ऑल अल्फ़ा आइज़ डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब ये नहीं कि सारे ज़ीरो, अगर इनमें से कम हमें एक भी ऐसा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 फॉर एग्ज़ाम्पल हम अल्फ़ा 1 लेते हैं वो ज़ीरो आ जाता है, अल्फ़ा 2 लेते हैं वो भी ज़ीरो आ जाता है, अब तो सो ऑन चलते चलते कोई अल्फ़ा अल्फ़ा फॉर एग्ज़ाम्पल अल्फ़ा 100 हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 थे इनमें से कम हमें एक नॉन ज़ीरो मिलना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फ़ा आई इज़ नॉट ज़ीरो। कम से कम अगर एक अल्फ़ा आई हमें नॉट ज़ीरो के इक्वल मिल जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम अल्फ़ा आई ज़ीरो के इक्वल नहीं है, उनके अंदर कम से कम एक ऐसा अल्फ़ा आई हमें मिल जाए जो ज़ीरो के इक्वल ना हो, तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स था, देन v1 v2 अप टू सो ऑन vn आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम LD लिख सकते हैं। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं LI, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स और ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो हमने क्या करना है, बेसिकली जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं उनका फील्ड के साथ लीनियर कम्बिनेशन बनाना है और उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना है।
उसके बाद हमने जो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अप टू सो जितने भी अल्फ़ाज थे उन तमाम की वैल्यू निकालनी है। अगर तो वो वैल्यू हमारे पास तमाम अल्फ़ा आई ज़ीरो के इक्वल आते हैं तो हमारे पास ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स होगा हमारे पास ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा। इसको हम एल आई लिख सकते हैं स्मॉल फॉर्म में, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और अगर हम इन तमाम अल्फ़ा आई की वैल्यू निकालें और उनमें से कम से कम एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा मिल जाए हमें जो नॉन ज़ीरो हो, जो ज़ीरो ना हो, सारे भी नॉन ज़ीरो हो सकते हैं लेकिन कम से कम अगर एक भी हमें ऐसा मिल गया जो अल्फ़ा आई ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है हमारे पास ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई सेट ऑफ वेक्टर्स दिया हुआ है तो क्या हम इसे देख के साथ जांच कर सकते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने ये पॉइंट याद रखना है, इफ़ ज़ीरो वेक्टर इज़ अकर इन द सेट ऑफ वेक्टर्स देन इट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। अगर हमारे पास किसी सेट ऑफ वेक्टर्स के अंदर ज़ीरो वेक्टर भी पड़ा हुआ तो हमेशा हमारे पास क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। दूसरा हमारे पास पॉइंट ये है, इफ़ वन वेक्टर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रिमेनिंग वेक्टर, रिमेनिंग वेक्टर लिख लें या ऑफ अदर वेक्टर लिख लें, then that set is linearly dependent। हम इसकी एक एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स दिया हुआ है, ऐसे एक हमारे पास सेट है, इसके अंदर हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स दिया हुआ है 1,2 दिया हुआ है, ठीक है, और ये 0,0 दिया हुआ है। ये दो पॉइंट्स हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स में दिए हुए हैं। वेक्टर्स जो हैं 1,2 है और 0,0। तो इसके अंदर हमारे पास जो है ज़ीरो वेक्टर आ गया तो हम इस सेट को बगैर देखे कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। इसी तरह अगर हम एक एल सेट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 1,2 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 2,4, तो इस सेट को भी देख के साथ हम कह सकते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर हम V1 और V2 दोनों की बात करें तो हमारे पास जो, फॉर एग्जांपल हम V2 लिखते हैं 2,4 लिखते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसमें से 2 कॉमन लें तो ये आ जाएगा 1,2 आ जाएगा। अगर इसमें से 2 कॉमन लें तो हमने V2 को V1 की फॉर्म में लिख दिया, तो ये वेक्टर इसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसलिए हमारे पास ये वेक्टर भी, ये भी सेट जो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होगा। हमने दो एलिमेंट्स लेके चेक किए हैं, दो वेक्टर्स लेके चेक किए हैं, आप इससे ज़्यादा लेके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ओवरऑल उस सेट को देखना है कि क्या उसके अंदर कोई ज़ीरो वेक्टर आ रहा है। तो आपने अगर ज़ीरो वेक्टर उसके अंदर आ रहा है तो आपने देखे बगैर ही कह देना है कि ये हमारे पास जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, चेक करने की ज़रूरत नहीं। और इसी तरह अगर हमारे पास जो है सेट है उसके अंदर जो वेक्टर्स आ रहे हैं, हम एक वेक्टर को दूसरे के कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, मतलब कोई चीज़ कॉमन लेके दूसरे की शक्ल में उसको लिखा जा सकता है। तो हमारे पास वो वाला भी सेट जो होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। जी, हमारे पास क्वेश्चन है, चेक, हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर दिया है 1,0 और 0,1, दो वेक्टर्स दिए हैं, हमने चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये हमारे पास किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर स्क्वायर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ये आर स्क्वायर से हमारे पास दो वेक्टर्स जो हैं ये बिलोंग कर रहे हैं। तो हमने इनको चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दो वेक्टर हैं, तो इसके लिए हम दो स्केलर्स ले लेते हैं। इसको हम V1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको V2 कंसिडर कर लेते हैं, इनका लीनियर कम्बिनेशन बना के इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो चेक करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 दैट इज़ इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। तो अल्फ़ा 1 हम अल्फ़ा 1 ही रहने देते हैं और V1 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा, ये V1 हमने लिया 1,0 इसको ले लेते हैं, ये अल्फ़ा 2 आ जाएगा और ये V2 की जगह पे 0,1 आ जाएगा और ये 0 वेक्टर है, इसको यहाँ पे हम 0 0 कंसिडर कर लेते हैं। अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फ़ा 1 आ जाएगा, अल्फ़ा 1,0, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये अल्फ़ा 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0,0। अब दो वेक्टर्स हैं, ऐड हो रहे हैं, तो पहला वेक्टर पहले एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा 1 प्लस 0,0 प्लस अल्फ़ा 2 आ जाएगा दैट इज़ इक्वल टू 0,0। तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 दैट इज़ इक्वल टू 0,0। तो यहाँ से अगर हम इनको देखें कि ये दो वेक्टर हैं और ये आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ
पहला कोऑर्डिनेट पहले कोऑर्डिनेट के इक्वल है और दूसरा दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 0 है और अल्फ़ा 2 भी हमारे पास इक्वल टू क्या है, 0 है। तो हमने ये बात की थी कि अगर हम उन वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन बनाएं, अगर हम इसको 1 का नाम दे दें, उनका लीनियर कम्बिनेशन बनाएं और अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करें और वो सारे अल्फाज क्या आ जाएँ, 0 आ जाएँ, तो हमारे पास जो सेट होगा, सेट ऑफ वेक्टर्स होगा, वो हमारे पास क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो सो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा I अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 बोथ आर 0, देन हमारे पास जो सेट ऑफ वेक्टर्स है 1,0 और 0,1 जो है ये हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये हमने आर स्क्वायर के लिए प्रूव किया। इसी तरह अगर हम आर क्यूब ले लें, हमारे पास हो चेक डैट सेट ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू 1,0,0 0,1,0 0,0,1। चेक करें, ये बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास आर क्यूब से। इसको चेक करें कि क्या ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। प्रूव चेक डैट वेक्टर इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। हम इसको चेक करना चाहते हैं तो बेसिकली इसके सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम 3 स्केलर्स जो हैं वो कैलकुलेट ले लेंगे और उनका इनके साथ लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे। इसको V1 का नाम दे देते हैं, V2 का, और ये V3 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा अल्फ़ा 1 V1 अल्फ़ा 2 V2 प्लस अल्फ़ा 3 V3 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा 1 V1 की वैल्यू पुट करें तो वो हमारे पास क्या आएगी, 1,0,0 डबल ब्रैकेट लगा हम इसको एक लगाते हैं, प्लस अल्फ़ा 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये आएगा 0,1,0 V2 की वैल्यू पुट की, प्लस अल्फ़ा 3 और अब V3 की वैल्यू यूज़ कर लेते हैं और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम 3 कोऑर्डिनेट्स वाला एलिमेंट ले रहे हैं तो यहाँ पे भी 3 कोऑर्डिनेट वाला हम वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, तो जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग, जिस तरह हमने ये वाली एग्जांपल की सेम उसी पैटर्न पे। तो आप चेक करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 जो हैं ये हमारे पास इस वेक्टर 0 के इक्वल आ जाएंगे। अब ये वेक्टर है, इसकी हमारे पास दूसरे वेक्टर के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ अल्फ़ा 1 इक्वल टू 0, अल्फ़ा 2 भी 0 और अल्फ़ा 3 भी हमारे पास 0 आ गया। तो हमने तीनों स्केलर्स की वैल्यू कैलकुलेट की और वो हमारे पास 0 आ गए। सो हमारे पास जो सेट ऑफ वेक्टर्स हमने लिया था ये वाला इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये सिंपल सा स्टेप था इसको चेक करने का कि हम अल्फाज की वैल्यू निकालेंगे और अगर वो हमारे पास 0 के इक्वल आ रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि वो वेक्टर्स हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। जी, अब हमारे पास क्वेश्चन दिया है, हमने इसको चेक करना है। चेक द वेक्टर्स v1 v2 एंड v3 और लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। हमने इसको चेक करना है कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है हमारे पास ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट। सबसे पहले हमने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। तो सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 तीन वेक्टर्स का इनके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बना के इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस अल्फ़ा 3 v3 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा 1, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 2 1 और ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा 2 और यहाँ पे वेक्टर 2 की वैल्यू 1,5 और ये हमारे पास सॉरी यहाँ पे हमारे पास लगाएंगे प्लस, यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा 3 और v3 की वैल्यू आएगी 3 -4,7 और इसको किसके को ले लेंगे, 0 वेक्टर की को ले लेंगे। यहाँ पे हम वेक्टर जो ले लेंगे उसके 3 पॉइंट्स वाला है तो यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स वाला हम ले लेंगे। ठीक है, तो इसको आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब के साथ अल्फ़ा 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इन सब के साथ अल्फ़ा 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इन सब के साथ अल्फ़ा 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और उसके बाद जब हम इसको इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ से हमारे पास बनेगी अल्फ़ा 1 प्लस 3 अल्फ़ा 2 प्लस 3 अल्फ़ा 3 इज़ इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन हमारे पास बनेगी। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, वो बनेगी 2 अल्फ़ा 1, यहाँ से हमारे पास आएगा अल्फ़ा 2 और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा -4 अल्फ़ा 3 इज़ इक्वल टू 0। इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इसी तरह हमारे पास जो तीसरी इक्वेशन बनेगी इससे बनेगी तीसरे जो लास्ट है इनका एलिमेंट है उनसे बनेगी। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस 5 अल्फ़ा 2 और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 7 अल्फ़ा 3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ से इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे। एक हमारे पास जो वेक्टर्स हैं उनको चेक करने का कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। एक और भी मेथड है, हम यहाँ पे उसको भी डिस्कस करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन को हल करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनती हैं
हम उनका एक बनाते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे, ये जो हमारे पास स्केलर्स के जो हमारे पास कोफिशिएंट हैं इनके सिर्फ हम उनका एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स का हम रैंक फाइंड करेंगे। अगर जो रैंक है वो नंबर ऑफ़ अननोन्स के इक्वल आ गया, मतलब चेंज ना हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लीनियरली हमारे पास क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है। और अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स जो अगर हमने बनाना है उसका जो रैंक है नंबर ऑफ़ अननोन से ज़्यादा कम आएगा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाले जो वेक्टर्स हैं अल्फ़ा वन, मतलब ये वाला जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये हमारे पास क्या आएगा, लीनियरली डिपेंडेंट आएगा। ये शॉर्ट फॉर्म होती है इसको चेक करने की। हम दोनों मेथड से करेंगे, इस मेथड से भी करेंगे, मैट्रिक्स वाले से भी, और इसके अननोन वैल्यू कैलकुलेट करके भी हम दोनों तरीक़ों से करेंगे। स्केलर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने वाला भी करेंगे और मैट्रिक्स वाला भी करेंगे। तो सबसे पहले हम रैंक के ज़रिए इसको चेक करते हैं कि उसके ज़रिए हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका मैट्रिक्स बनाइए। हमारे पास बनेगा 1 3 3, ये बनेगा 2 1 -4, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 5 7। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगा। हमने इनके कोएफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनाया। अब हमने इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है। तो रैंक फाइंड करने का हमें पता है, हम इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमने रो 2 में 0 बनानी है तो हम रो 2 में जिसके अंदर चेंज लेके आते हैं उसको पहले लिखते हैं। हम रो 2 में से सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के। ठीक है। तो जिसके अंदर चेंज नहीं आना उसको पहले लिख लेते हैं 1 3 3। यहाँ पे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये रो 3 है, रो 3 में से रो 1 को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 बनेगा। पहले ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 - 2 0। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 1 - 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5। और यहाँ से -6 आ जाएगा, ये -4 -10 बना देगा हमारे पास जब ये ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे। इसी तरह जब आप R3 में से R1 को माइनस करेंगे, R3 में से R1 को माइनस किया 0, R3 में से R1 को माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2। R3 में से R1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब हमने इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे पहले एंट्री 1 है, इसके नीचे 0 आ गया, उसके नीचे भी 0। अब इसकी पहले लीडिंग, इसका जो पहला एलिमेंट है उसके नीचे वाला एलिमेंट यहाँ पे 0 बनाना है हमने। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी जगह पे 1 लेके आते हैं। तो यहाँ पे 1 लगाने के लिए हम -5 से -1/5 करवा देते हैं R2, मतलब रो 2 को हमने -5 से डिवाइड करवाया। हम माइनस से नहीं डिवाइड करवाते ताकि फिर हमें आगे इसको हल करने में आसानी रहेगी। हम सिर्फ 1/5 से इसको डिवाइड करवा देते हैं रो 2 को। तो जब रो 2 को 1/5 से आप डिवाइड करवाएंगे ये हमारे पास आएगा 1 3 3 0, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है। 5 से जब डिवाइड करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। ठीक है। और अब हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया जिसके अंदर चेंज नहीं आ रहा, उसको एक रो रह गया वो लिख लेते हैं। ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये बड़ा आसान सा है, अच्छे तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। अब हमने यहाँ पे 0 बनाना है। तो हम यहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, हम रो 3 में से रो 2 को ऐड करवा देते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। R3 के अंदर हम चेंजिंग लेके आ रहे हैं और हम प्लस करवा रहे हैं R2 को 2 से मल्टीप्लाई करा के इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएं और इसके अंदर ऐड कराएं। तो जिनके अंदर तब्दीली नहीं आनी उनको पहले लिख लेते हैं 1 3 3, ये आ जाएगा 0 -1 -2। अब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है और इससे ऐड करवाना है। तो ये तो 0 रहेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ होकर 0, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर इसके साथ जाएगा तो ये भी 0 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन एचेलॉन फॉर्म, द नंबर ऑफ non-zero rows in echelon form of matrix is called rank of matrix। हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ था, हमने उसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं वो उस मैट्रिक्स का क्या कहलाती हैं, रैंक कहलाती है। तो इसका मतलब हुआ फॉर एग्जांपल अगर हम इसको लेट कर लेते कि ये मैट्रिक्स ए था तो इसका जो रैंक है हमारे पास RANK रैंक ऑफ ए। हमने जब इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो इसके अंदर कितनी नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, ये तो सारी रो 0 है, एक ये नॉन ज़ीरो रोज़ है और एक ये, इसका मतलब इसका रैंक कितना आया 2। लेकिन इसके अंदर जो अननोन थे वो कितने थे, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3, अननोन 3 थे और रैंक इसका क्या आया 2 आया। तो यहाँ से हम ये कहेंगे सो
जो हमारे पास ये वेक्टर हैं v1 v2 v3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। अगर इसका रैंक बिल्कुल वही रहता जितने इसके अंदर नंबर ऑफ अननोन थे, इसके अंदर अननोन 3 है, अगर हम इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते कोई भी इसकी रो 0 0 ना बनती तो फिर इसका हमारे पास ये कह सकते थे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इसका रैंक जो है वो चेंज हो गया, इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर अननोन 3 थे लेकिन इसका रैंक क्या आया 2 आया। अगर रैंक जो है अननोन से कम हो जाए तो हम उस मैट्रिक्स को या इस सिस्टम को, ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, हम इसको क्या कहेंगे, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। एक ये मेथड था इसको चेक करने का कि आप उसका जो है लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं, उनसे इक्वेशन बनाएं और उन इक्वेशंस का आप एक मैट्रिक्स बनाएं, उस मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें। अगर तो वो मैट्रिक्स का जो रैंक है वो बिल्कुल अननोन के इक्वल आ जाता है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, और अगर उसका रैंक अननोन से कम हो जाता है नंबर ऑफ अननोन से तो वो हमारे पास क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं जिससे हम इसको कर रहे थे। तो उसके लिए भी बिल्कुल आपने बिल्कुल आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो आपने ये जो सिस्टम लिया था, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इसका हम इसको दोबारा लिखते हैं नाउ। अब हम दूसरा मेथड करने लगे, मेथड 2, ठीक है। अब हम इनकी स्केलर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हम इसको लिख लेते हैं। मेथड 2 के लिए हम क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ये 3 इक्वेशन बनेंगे, इनको लिखेंगे। यहाँ से हमारे पास बनेगा अल्फ़ा 1 प्लस 3 अल्फ़ा 2 प्लस 3 अल्फ़ा 3 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 माइनस 4 अल्फ़ा 3 इज़ इक्वल टू 0। ये आ जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस 5 अल्फ़ा 2 प्लस 7 अल्फ़ा 3 इज़ इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन थी, हमने इनको दोबारा ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, यहाँ पे नाम भी दे देते हैं 2 एंड 3। अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म या इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहें, ए एक्स इज़ इक्वल टू बी की फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा मैट्रिक्स और उसके साथ अननोन आ जाएंगे और उसके साथ हमारे पास जो जीरो वेक्टर है उसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ से बनेगा 1 3। अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने लगे, 1 3 ये इक्वेशन दी थी, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने लगे। यहाँ पे हमने इक्वेशन जो दी थी उनका सिर्फ मैट्रिक्स लिया था, यहाँ पे हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने लगे। 1 3 3 2 1 माइनस 4, यहाँ से हमारे पास आएगा 1 5 7 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 0 0 के इक्वल। अब हमने बेसिकली इस मैट्रिक्स को इसको सॉल्व करने के, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी, आप इसको साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको गॉस जॉर्डन मेथड से भी कर सकते हैं, गॉस इल्यूमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम इसको जो मैट्रिक्स वाला मेथड था, गॉस जॉर्डन वाला मेथड था, हम उस मेथड से करते हैं। तो हम उस मेथड में क्या करते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है हम उसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको अगर हम एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये सारा प्रोसीजर दिया हुआ है। जब आप इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये मैट्रिक्स आपके पास दोबारा बनेगा। तो हम इस मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। ये हमारे पास बनेगा 1 3 3 0 माइनस 1 2 0 0 0। यहाँ से हमारे पास आ रहा है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 इज़ इक्वल टू 0 0 0। ये हमारे पास आ रहा है। अब ये हमने इसको एचेलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स को कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब हम इस दोबारा इसको जो है इक्वेशन फॉर्म में लेके जाते हैं। ये मैट्रिक्स फॉर्म में था, इसको इक्वेशन फॉर्म में लेके जाएंगे तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, हम वो बनाते हैं। तो इसकी हम इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास बनेगी, जब हम पहले इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम अल्फ़ा 1 प्लस 3 अल्फ़ा 2 प्लस 3 अल्फ़ा 3 इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास आएगा अल्फ़ा 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा माइनस अल्फ़ा 2 प्लस 2 अल्फ़ा 3 इज़ इक्वल टू 0। और आखिरी जो है हमारे पास रो जो है वो हमारे पास 0 0 आ गई। तो यहाँ से हमारे पास फ्री वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो यहाँ से हमने अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 की जो वैल्यू है उनको कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम किसी एक की जो है अपनी तरफ से वैल्यू जो है अज्यूम कर लेते हैं और बाकियों की हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो है अल्फ़ा 3 को हम लेट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए कि हम उसको 3 ले लें। अल्फ़ा 3 को हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो अगर अल्फ़ा 3 को हम 1 ले लेते हैं तो इक्वेशन जो है इसको 4 का नाम दे दें, इसको 5 का नाम दे दें। तो इक्वेशन 5 हमारे पास क्या बन जाएगी, माइनस अल्फ़ा 2 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0।
तो यहाँ से अगर हम अल्फ़ा टू की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास आएगा माइनस अल्फ़ा टू इज़ इक्वल टू माइनस टू, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और अल्फ़ा टू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। तो अल्फ़ा थ्री की वैल्यू हमने अपनी तरफ से ज़ूम की थी, तो अल्फ़ा टू की वैल्यू हमने निकाल ली। अब अल्फ़ा थ्री और अल्फ़ा टू जो है हम इनकी वैल्यू यूज़ करते हुए इक्वेशन वन में अल्फ़ा वन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पुट अल्फ़ा थ्री एंड अल्फ़ा टू इन इक्वेशन फोर में इसको पुट करते हैं तो ये अल्फ़ा वन एज इट इज़ आ गया प्लस थ्री, अल्फ़ा टू की जगह पे हमारे पास टू आ जाएगा प्लस थ्री, अल्फ़ा थ्री की जगह पे हमारे पास वन आ जाएगा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा वन 6 प्लस थ्री इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ से हमारे पास यहाँ से हमारे पास थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ये हमारे पास माइनस टू था, तो यहाँ पे हमारे पास जब इसको हम एचलन फॉर्म में लेके गए हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा माइनस टू आएगा, यहाँ पे भी माइनस टू आएगा और इसी तरह यहाँ पे भी माइनस टू आएगा। तो ये माइनस टू इधर जाके प्लस हो जाएगा और अल्फ़ा माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा टू की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी माइनस टू, तो यहाँ पे भी माइनस टू आएगा और ये हमारे पास माइनस सिक्स हो जाएगा। तो अल्फ़ा वन की वैल्यू माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, तो अल्फ़ा वन हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा थ्री के इक्वल आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास हमने इस वेक्टर्स जो सेट ऑफ वेक्टर्स था, काफ़ी लंबा हमारा लेक्चर हो रहा है तो अच्छे तरीके से आई होप आपको समझ आ रही होगी। हम कोशिश कर रहे हैं इसको वाइंड अप करने की। हमारे पास V1 V2 और V3 दिया हुआ था, हमने इसको चेक करना था कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो एक मेथड हमने रैंक वाला किया था, अब हम दूसरा मेथड कर रहे हैं जिसमें हम स्केलर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि हम चेक करेंगे कि इनमें से तमाम अल्फ़ा ज़ीरो नहीं आएंगे। तो हमने ये इक्वेशन दोबारा ली, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, ठीक है, और इसके ऊपर एचलन फॉर्म गॉस जॉर्डन वाला मेथड गॉस जॉर्डन मेथड लगाया। तो इसको एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना था, वो कैसे करना था ये हमने मेथड पहले कर लिया था। तो ये हमारे पास इसको एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आंसर आया, उसको दोबारा फिर हम इक्वेशन फॉर्म में लेके गए तो ये इक्वेशन बनी। यहाँ से अल्फ़ा थ्री की वैल्यू हमने वन पुट कर ली तो हमारे पास बाकी अल्फ़ा टू और अल्फ़ा थ्री की वैल्यू आ गई। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू और अल्फ़ा थ्री की जो वैल्यू आई है वो आई है अल्फ़ा वन की वैल्यू थ्री है, अल्फ़ा टू की माइनस टू और अल्फ़ा थ्री की क्या है वन है। तो यहाँ से हमारे पास ये अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू और अल्फ़ा थ्री तीनों क्या आए हैं नॉन ज़ीरो आए हैं। सो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री आर नॉन ज़ीरो। देन ये हमें क्या बताता है, देन V1 V2 एंड V3 these three vectors आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो हमारे पास हमने ये शो कर दिया कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर था ये हमारे पास क्या था लीनियरली डिपेंडेंट था। हमने इसको रैंक वाले मेथड से भी चेक कर लिया और इसको हम जो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उस मेथड से भी चेक कर लिया। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि हम फॉर एग्जांपल अगर ये पूछा होता चेक दैट दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट देन शो व्हाट टाइप्स ऑफ रिलेशन इज़ बिटवीन देम। अगर हमें ये बताना पड़े कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये हमारे पास क्या है सेट ऑफ वेक्टर्स जो है ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो इनका इस वेक्टर्स के साथ हमारे पास क्या रिलेशन होगा। अगर हमने वो रिलेशन निकालना है तो सिंपली आपने क्या करना है, जो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू और अल्फ़ा थ्री की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर ए में इसको हम नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दें तो जो रिलेशन बनेगा वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का आपस में रिलेशन होगा स्केलर्स के साथ। तो वो हमारे पास क्या बनेगा, जो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स आए इनका आपस में रिलेशन क्या होगा वो हम कैसे बता सकते हैं कि जो अल्फ़ा वन की वैल्यू की क्या आई है थ्री V1 प्लस अल्फ़ा टू की वैल्यू क्या है माइनस टू, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू V2 अल्फ़ा वन की वैल्यू अल्फ़ा टू की वैल्यू और इसी तरह अल्फ़ा थ्री की वैल्यू वो हमारे पास वन आई है तो ये V3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये तीनों वेक्टर्स जो हमारे पास थे ये लीनियरली डिपेंडेंट थे और इनका आपस में रिलेशन क्या है वो ये वाला बनेगा। ये भी समटाइम्स सवाल पूछा जाता है कि अगर ये वेक्टर हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो इनका आपस में रिलेशन क्या है वो भी हमें निकाल के दें। तो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी और इन दोनों मेथड जो हमने रैंक फाइंड करने के लिए चेक किया है वो भी आपको पता चल गया होगा और स्केलर्स कैलकुलेट करने वाला जो हमने स्केलर कैलकुलेट किए हैं वो तीनों नॉन ज़ीरो आए तो वो भी आपको पता चल गया होगा कि ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक और कर लेते हैं, चेक वेक्टर्स। हमारे पास V1 जो है वो दिया हुआ है 2, 2, 2, 4। V2 जो है हमारे पास दिया हुआ है 2, -2, -4, 0 और इसी तरह V3 हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है
4 -2 -5 और V4 हमारे पास दिया हुआ है 4 2 1 6। चेक these वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमने इसको चेक करना है कि क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल पुट करना है। तो हमारे पास क्या बनेगा, हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा 1 लिखते हैं, V1 की वैल्यू आएगी 2 2 2 4, फिर अल्फ़ा 2 आ जाएगा। यहाँ पे वेक्टर 2 लिखेंगे, 2 -2 -4 0, फिर आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा 3, ये हमारे पास बनेगा 4 -2 -5 2 प्लस हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा 4 इंटू V4 क्या है 4 2 1 6 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 तरह की 4 इक्वेशन बनेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ये 0 वेक्टर के इक्वल आएंगी। तो जो पहली इक्वेशन हमारे पास बनेगी उसको हम लिख लेते हैं। वो हमारे पास बनेगी 2 अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2 प्लस 4 अल्फ़ा 3 प्लस 4 अल्फ़ा 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 0 4 टाइम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बनेंगी 2 अल्फ़ा 2 -2 अल्फ़ा 2 -2 अल्फ़ा 3 प्लस 2 अल्फ़ा 4 इज़ इक्वल टू 0। और इसी तरह इक्वेशन 3 हमारे पास बनेंगी 2 अल्फ़ा 1, सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा 1 लिखेंगे, 2 अल्फ़ा 1 -4 अल्फ़ा 2 -5 अल्फ़ा 3 प्लस 4 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन बनेगी वो बनेगी 4 अल्फ़ा 1, यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा 2 0 अल्फ़ा 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2 अल्फ़ा 3 और प्लस 6 अल्फ़ा 4 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी 4 0 2 और 6। तो हमारे पास ये 4 इक्वेशनें बनेंगी यहाँ से, सॉरी 1, ये हमारे पास 4 इक्वेशन बनेंगे। तो हमारे पास दोनों तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप इसके स्केलर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। गॉस जॉर्डन मेथड लगा सकते हैं, गॉस इल्यूमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। तो हम इसको चेक करते हैं बाय द यूज़ ऑफ रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो हम इसको क्विक भी चेक कर सकते थे, लेकिन अगर हम यहाँ पे गौर करें तो कोई भी इसके अंदर पूरा 0 वेक्टर नहीं है, उसके अलावा कोई भी वेक्टर दूसरे की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्विक रिव्यू मैंने जो आपको बताया था वो वाला भी तरीका हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो जब ये तरीका ना लगाना हो तो फिर नहीं लग सकता होता, तो फिर हमें पूरा इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इनके कोएफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उसका रैंक कैलकुलेट करते हैं। तो इसको आगे वाले पेज पे लिखते हैं। हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो बनेगा इसका 2 2 2 4 2 -2 4 0 4 2 -5 2 4 2 1 6। ये हमारे पास इसका मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को जब मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने इसका रैंक फाइंड करना है, तो रैंक फाइंड करने के लिए हमें इसका एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस एलिमेंट के नीचे सारी एंट्री 0 होनी चाहिए। तो उसको 0 करने के लिए हम क्या करते हैं, R2 रो 2 में से रो 1 को माइनस कर देते हैं, फिर रो 3 में से रो 1 को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 0 बन जाएगा। और रो 4 को 0 करने के लिए रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। और रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस करवा देंगे। तो जिसके अंदर तब्दीली नहीं आनी उसको पहले लिख लेते हैं। रो 1 को हमने पहले लिख लिया, रो 2 हमारे पास बनेंगी 0 -4 -6 -2। कैसे, R2 -R1 ये 0, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो -4, इसको इसमें से माइनस करेंगे हमारे पास सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या आना है, माइनस आना है। यहाँ पे हमारे पास इसके साथ माइनस था तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2 आएगा। इसी तरह इसको इसमें से माइनस किया 0, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक सेकेंड, हमारे पास 4, यहाँ पे भी थोड़ी मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास आना है 2 -4 -5, 2 -4 -5 और 1। हाँ अब ठीक है। तो R3 में से इसको माइनस किया, R3 -R1, R3 -R1 0, R3 -R1 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे
-6, R3 -R1 करेंगे तो -9, R3 -R1 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं 0। अच्छा, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। 2 - 4 0, 0 -4 करेंगे तो यहाँ पे -4 रह जाएगा। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 में से 6 जाएंगे तो -6 रह जाएंगे। और यहाँ से ये हमारे पास बन जाएगा -8 में से 6 गए तो -2 रह जाएंगे। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन हमने लगाया तो ये फॉर्म बन गया। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये दोनों रोज़ जो हैं वो हमारे पास सेम, ये दोनों रोज़ जो हैं वो हमारे पास सेम है। तो हम क्या करते हैं, R4 के अंदर R2 को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, सॉरी R4 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो बाकी वैसे लिख लेते हैं जिसके अंदर तब्दीली नहीं आनी। ये आ जाएगा 0 -4 -6 -2, 0 -6 -9 -3। तो R4 में से R2 को माइनस कराएंगे तो 0 -4, ये +4 हो जाएंगे 0, 6 -6 +6 के हो जाएंगे ये भी 0, और -2 ये +2 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम इस मैट्रिक्स पे एक ए का नाम दे लेते हैं। तो जो मैट्रिक्स ए था इसका रैंक हमारे पास क्या है, रैंक ऑफ ए हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है, 1 2 3 3 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। ये चौथी जो ये टोटल 0 है, तो ये 0 रोज़ हमने नॉन ज़ीरो रोज़ लेनी थी तो वो हमारे पास 3 आई। लेकिन जो अननोन थे हमारे पास, जो α1 α2 α1 α2 α3 और α4 थे वो हमारे पास कितने थे, 4। सो हमारे पास जो v1 v2 v3 और v4 जो सेट ऑफ वेक्टर था इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। तो हमारे पास ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स था, सॉरी ये वाला हमारे पास जो सेट ऑफ वेक्टर था v1 v2 v3 v4, इनका जो सेट था वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसकी कोएफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको साइमल्टेनियसली भी सॉल्व किया जा सकता है, गॉस जॉर्डन मेथड वाले तरीके से भी किया जा सकता है, गॉस इल्यूमिनेशन मेथड के तरीके से भी किया जा सकता है। अगर आप उसके अंदर भी इसको चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि इन तमाम अल्फ़ा आइज़ की जो वैल्यू हैं वो 0 नहीं आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास सिस्टम था ये भी लीनियरली डिपेंडेंट है। तो आज के लेक्चर में हमने लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को देखा है। आई होप आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसको क्लियर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।